हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में बीते 12 घंटों में तस्वीर एकदम बदल गई। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया, अब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और इसीलिए तो यह तस्वीर हम बता रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस रिटर्न्स। लेकिन देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनने की जो तस्वीर बनी, ये जो सूरत उभरी, इसका मतलब किस तरीके से साफ होता है, ये 2.5 साल पहले उनके दिए बयान से साफ नजर आता है और वो सच होने वाला है। यानी जो विधानसभा में देवेंद्र फडणवीस ने अपने भाषण के दौरान कहा था कि मैं समंदर हूं, वापस लौट कर आऊंगा, इसलिए मेरे किनारों पर घर मत बसाना, तो अब जरा ये देखिए कि किस तरीके से अपनी समंदर वाली शपथ को सच साबित किया देवेंद्र फडणवीस ने। जो पानी से नहाता है वो केवल कपड़े बदलता है, जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। हम इतिहास बदलने के लिए आए हैं। हा इतिहास बदलून पुन्हा एकदा रयतेचं राज्य। ये बयान देवेंद्र फडणवीस ने करीब 2.5 साल पहले तब दिया था जब उनकी सत्ता चली गई थी और उद्धव सीएम बन गए थे। लेकिन मुंबई के सियासी समंदर में ऐसा तूफान आया कि फडणवीस की समंदर वाली शपथ सच साबित होने जा रही है। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के बाद एक बार फिर फडणवीस को बधाई मिलने लगी है। उद्धव की जगह अब फडणवीस सीएम बनने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन 2.5 साल पहले कही उनकी बात उद्धव को जरूर याद आएगी। ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, ये जो हालात है ये सब तो सुधर जाएंगे, पर जाते जाते कई लोग निगाहों से उतर जाएंगे। सवाल जहर का नहीं था, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। तकलीफ लोगों को तब हुई जब पीकर भी मैं जी गया। फिलहाल तस्वीर बदल चुकी है, उद्धव की सरकार जा चुकी है और देवेंद्र फडणवीस रिटर्न होने वाले हैं। तो आपने सुना किस तरीके से अपने संकल्पों का संकेत पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने दे दिया था। और एक बार फिर हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मृत्युंजय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय, जो कुछ देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही संकेत दिए थे, क्या उद्धव ठाकरे उन्हें पढ़ने समझने में चूक गए? देखिए, देवेंद्र फडणवीस इस प्रकार के नेता हैं जो मेहनत में विश्वास करते हैं और ये हर कोई महाराष्ट्र में जानता है। जब ये सरकार पिछली बार 2 दिनों के लिए बनी थी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने सरप्राइजिंगली सुबह सुबह की सूर्यास्त की किरणों के साथ ही शपथ ले लिया था। पूरे महाराष्ट्र में भूचाल आ गया था। उसके बाद 2 दिन बाद ये सरकार गिर गई और कहीं न कहीं जो गठबंधन बना, जो बिना विचारधारा वाला गठबंधन बना, उसी दिन से अपने साथियों को देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि हम सड़क पर मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे। ये बात कहीं न कहीं कई बार नजर आई और हमें घटनाक्रम देखना चाहिए कि भले ही सरकार 3 दलों की हो, लेकिन जब बात जमीन पर आई तो कई बार ऐसे चुनावों में देवेंद्र फडणवीस ने झटका दिया था। एनसीपी के एक विधायक नहीं रहे तो उनकी जगह पर जब उपचुनाव हुआ था, वहां 3 दल मिलकर चुनाव लड़े थे, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना। बावजूद इसके बीजेपी ने बाजी मार ली। अभी देखिए, 2 हफ्ते पहले की बात देख लीजिए, जो एमएलसी का इलेक्शन हुआ, बीजेपी का नंबर नहीं था। बीजेपी के पास 106 विधायक थे, कुछ निर्दलीय मिलाकर 111 का आंकड़ा था। लेकिन जब एमएलसी इलेक्शन हुए तो 126 वोट मिले और अपने 5 एमएलसी जो है विधायक चुनाकर देवेंद्र फडणवीस आए। राज्यसभा चुनाव में देखिए किस प्रकार से बीजेपी को जीत हासिल हुई। तो ये कहीं न कहीं लगातार जो देवेंद्र फडणवीस अपने सहयोगियों से कहते रहे कि मेहनत करके ही निर्णय निकलेगा और कहीं न कहीं आज वो नतीजा नजर आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार वापसी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मृत्युंजय, निश्चित रूप से देवेंद्र फडणवीस कहीं न कहीं वापसी करते हुए नजर आ रहे हैं। समंदर किनारे गोवा है जहां मृत्युंजय मौजूद हैं, साथ ही समंदर किनारे मुंबई भी है जहां हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता मौजूद हैं। और अंकित, आपसे यह जानना चाहेंगे कि समंदर के सैलाब की तरह वापस लौटने की बात तो देवेंद्र फडणवीस ने की थी, लेकिन अब अपनी इस नई सरकार को कैसे सिक्योर करेंगे? क्योंकि एक बार वो इस तरीके का झटका बागियों के साथ डील करके देख चुके हैं। इस बार क्या कुछ होगा बदले हुए सूरत में कि ये जो नई सरकार बनने जा रही है ये स्टेबल हो पाएगी? जी, फिलहाल जो है अभी तक के जो आंकड़े हैं वो तो यही बता रहे हैं कि सरकार जो है स्थायित्व वाली होगी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है, देखिए
देवेंद्र फडणवीस और उनके जो सहयोगी हैं, उन्होंने जब फ्लोर टेस्ट की बात आई थी ना, तो वहां पर जो बीजेपी के प्रदेश स्तर के जो उच्च सूत्र हैं, उनसे जब हमारी चर्चा हो रही थी, उन्होंने साफ तौर पर यहां तक कह दिया था कि अगर ये जो 39-40 शिवसेना के विधायक हैं, अगर ये सदन में नहीं भी आते हैं, यानी कि एब्सटेन भी करते हैं वोटिंग से, तब भी उनका पड़ना भारी है। और इसी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे पिछले 3-4 दिनों के दौरान ही, क्योंकि उनका ये मानना था, यानी कि बीजेपी और बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, उनका ये मानना था कि अगर एक बार ये 40 विधायक सदन में नहीं भी मौजूद होंगे, तब भी उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि अगर जो है उस हिसाब से बीजेपी को देखें, तो बीजेपी अपने आप जो है करीबन 130 के फिगर के आसपास की बात कर रही थी, यानी कि उन 40 को छोड़ करके, और अब तो वो 40 भी बीजेपी के साथ में है। इसका मतलब करीबन 170 का फिगर है, जो कि महाविकास आघाड़ी का जो गठबंधन था, उसके पास जो आंकड़ा था, उससे भी ज्यादा का है। और इसी वजह से वो इतना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। हालांकि एक जो सवाल ये जरूर है कि ये जो विधायकों की अयोग्यता के मामले पर मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अगर एक पॉसिबिलिटी की बात करें कि फैसला उन विधायकों के खिलाफ भी चला जाता है, ये अगर में हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी की, अगर उनके खिलाफ भी चला जाता है, तब क्या हो सकता है? तब भी देवेंद्र फडणवीस की जो सरकार होगी, या जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे का जो संभावित गठबंधन है, उसकी जो सरकार होगी, उसके पास पूर्ण बहुमत रहेगा, क्योंकि आज की डेट में ये आंकड़ा करीबन 170 के आसपास का है। अगर हम कहते हैं कि 170 बिल्कुल अंकित, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंकड़ों के खेल में अपने ही घर में मात खा गए उद्धव ठाकरे। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।